हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। अब सबको लगेगी केमिस्ट्री आसान। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज की इस वीडियो में मैं आपको रदरफोर्ड का नाभिकीय मॉडल पढ़ाऊंगा और इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन पढ़ाऊंगा और आगे भी कुछ मैं एक दो टॉपिक, छोटा सा एक टॉपिक है उसे भी आपको आज ही क्लियर करवाने की कोशिश करूंगा। तो इस वीडियो से पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने इससे पहले थोड़ा सा थॉमसन मॉडल के बारे में आपको पढ़ा चुका हूं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन के थोड़े से प्रॉपर्टीज के बारे में आपको बता चुका हूं। आज की इस वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है रदरफोर्ड का नाभिकीय परमाणु मॉडल, जो कि कई बार आया हुआ है, तो आप इसे अच्छे से ध्यान से पढ़ेंगे। चलते हैं, शुरू करता हूं। रदरफोर्ड का नाभिकीय परमाणु मॉडल, ये हेडिंग है, आता है लिखने के लिए। रदरफोर्ड और उसके विद्यार्थियों ने, हैंस गीगर और अर्नेस्ट मार्सडन ने बहुत सोने की पतली पन्नी पर अल्फा कणों की बौछार की। तो रदरफोर्ड के बारे में ये बता रहे हैं कि उन्होंने सोने की एक पतली पन्नी ली और उस पे अल्फा कणों की उन्होंने बौछार की। रदरफोर्ड के प्रसिद्ध अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग चित्र में दिखाया गया। ये इन्होंने चित्र में प्रयोग दिखाया गया, जिसे आप सामने देख रहे हैं कि इस तरीके से पतली पन्नी ली इन्होंने, इस पे अल्फा कणों की बौछार की और ये बाहर की तरफ इन्होंने फोटोग्राफिक प्लेट लगाई है। तो रदरफोर्ड की प्रसिद्ध अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग चित्र में दिखाया गया है। सोने की पतली पन्नी, यहां पे लिखा हुआ है, सोने की पतली पन्नी पर एक रेडियो एक्टिव स्रोत से उच्च ऊर्जा वाले अल्फा कणों को डाला गया। यहां तक भी इंपॉर्टेंट है। ये लिखने के लिए बहुत बार आता है, तो लॉन्ग क्वेश्चन के हिसाब से हम इसे लिखने के लिए तैयार करेंगे। इस पतली पन्नी के आसपास वृत्ताकार प्रतिदीप्तिशील जिंक सल्फाइड से बनी हुई स्क्रीन होती है। जब कोई अल्फा कण इसके स्क्रीन से टकराता है तो प्रकाश की स्फुट दीप्ति उत्पन्न होती है। तो ये इसमें ये बताना चाह रहा है कि अगर आपका ये प्रकाश किसके साथ, बाहर वाली स्क्रीन के साथ टकराएगा तो वहां पे आपको क्या, लाइट देखने के लिए मिलेगी, चमक देखने के लिए मिलेगी। तो यहाँ पे इन्होंने बना रखा है पूरा का पूरा मॉडल, अल्फा कणों का स्रोत, यहाँ पे लेड की प्लेट, और ये बार बार जो आप सामने देख रहे हैं ये फोटोग्राफिक प्लेट है जिंक सल्फाइड की, जिसपे टकराने के बाद वहां पे लाइट चमक हो रही है। तो ये बताना चाह रहा है कि देखो अल्फा कण सोने की पतली पन्नी से ऐसे ऐसे टकरा रहे हैं। अल्फा कण, कुछ कण मुड़ के चले गए, देखो यहाँ पे कुछ कण यहाँ पे ही मुड़ के चले गए और कुछ वापस चले जाएंगे अपनी इसी गति से। तो वो बता रहा है, आगे पढ़ते हैं हम इसे, कि इन्होंने इससे क्या हासिल किया, कि ये जो इन्होंने प्रयोग किया इससे इन्होंने क्या हासिल किया, ये हमें पढ़ना है। तो प्रकीर्णन अनुप्रयोग के परिणाम काफी अनापेक्षित थे। तो ये प्रयोग के जो इन्होंने करे कि इन्हें ऐसा नहीं था मालूम कि ऐसा इन्हें मिलेगा। थॉमसन के परमाणु मॉडल के अनुसार पत्ती में बसी सोने के प्रत्येक परमाणु का द्रव्यमान पूरे परमाणु पर एक समान रूप से बटा होना चाहिए था। जैसे थॉमसन ने बताया था कि सारी तरफ जो है वो मॉडल में जितना भी पॉजिटिव चार्ज है वो सारी तरफ आसानी से बटा हुआ है। ठीक है। अल्फा कणों में ऊर्जा इतनी अधिक होती है कि द्रव्यमान के ऐसे समान वितरण से भी सीधे पार कर जाए। तो ये भी आपने देख लिया। उन्हें अपेक्षा थी कि पत्ती से टकराने के बाद कणों की गति धीमी हो जाएगी और दिशा बहुत कम कोण से बदल जाएगी। ठीक है। तो ये यूं कह रहे थे कि अगर वो टकराएगी तो टकराने के बाद कुछ कोण बनाएगी और वहां से हट जाएगी। पर उन्होंने क्या देखा, अधिकांश अल्फा कण सोने की पत्ती से विपेक्षित होकर बिना निकल गए। तो ये चीज इन्होंने पता लग गई कि अधिकांश कण कहां से, कि सोने की पत्ती से बिना टकराए हुए निकल गए। यहाँ पे देखो ये टकराए बिना निकल गए थे, यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं आपको। अल्फा कणों का कम अंश बहुत कम कोण से विक्षेपित हुआ। तो कुछ कण, अल्फा कण ऐसे थे जो कि कुछ कोण बनाया और वहां से टेढ़े मुड़ गए। बहुत से कण, बहुत ही थोड़े कण, यहाँ पे 20,000 में से एक पीछे की ओर लौटे और अर्थात लगभग 180 कोण में उनका विप्रेक्षण हुआ। तो वो एकदम उल्टे लौट गए। इन प्रेक्षणों के आधार पर रदरफोर्ड ने परमाणु की संरचना के बारे में निम्नलिखित निष्कर्ष निकाले। तो निष्कर्ष कौन कौन थे, ये भी हमें याद करने हैं कि निष्कर्ष क्या निकले और ऊपर की कौन कौन से पॉइंट थे। परमाणु के अंदर अधिकांश स्थान रिक्त होता है क्योंकि अधिकांश अल्फा कण सोने की पन्नी को पार कर जाते हैं। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि उसमें ये बता रहा है कि अधिकांश जो जगह है वो वहां पे खाली है, जिसकी वजह से जो आपके अल्फा कण है वो क्या चले गए, सीधे चले गए। ये चित्र भी दोनों जो है आपको बनाने हैं अपनी कॉपी में। कुछ ही धनावेश अल्फा कण विक्षेपित हुए। यह विक्षेपण अवश्य ही अत्यधिक प्रतिकर्षण बल के कारण हुआ है। तो वो ये बता रहा है कि कुछ उनमें से ऐसे थे जो कोण बना के टेढ़े चले गए, विक्षेपण हो गया उनका। वो किस लिए था, क्योंकि उनके अंदर एक प्रतिकर्षण बल लग रहा था, जिसके कारण ये ऐसा हुआ। इससे यह पता चलता है कि थॉमसन के विचार के विपरीत
परमाणु के अंदर धनावेश समान रूप से बटा हुआ नहीं है। धनावेश बहुत ही कम आयतन के अंदर संकेंद्रित होना चाहिए जिससे धनावेशित अल्फा कणों के प्रतिकर्षण का विक्षेपण हो। तो ये बताना चाह रहा है कि जैसे थॉमसन ने बताया था कि आपको धनावेश चारों तरफ बराबर मात्रा में बटा हुआ है, ऐसा नहीं है। वो कहीं पे कुछ ज्यादा हो सकता है, कहीं पे कम हो सकता है, ऐसा इन्हें मालूम हुआ। आगे चलते हैं। रदरफोर्ड ने गणना करके दिखाया कि नाभिक का आयतन परमाणु के कुल आयतन की तुलना में अत्यंत कम है और नगण्य होता है। परमाणु की त्रिज्या लगभग 10 की पावर -10 मीटर, जबकि नाभिक की क्रिया 10 की पावर -15 होती है। तो ये चीज इन्हें मालूम हो गई इससे कि नाभिक का आकार कितना है और परमाणु की त्रिज्या कितनी है। आकार के इस अंतर को अंदाज इस बात से लगाया जा सकता है, यदि नाभिक को क्रिकेट की गेंद माना जाए तो परमाणु की त्रिज्या लगभग 5 किलोमीटर होगी। तो ये चीज आपको समझ में आ जाएगी कि 5 किलोमीटर जो है किसकी परमाणु की त्रिज्या होगी, अगर आप किसी बॉल को जो है क्या मान रहे हैं, एक नाभिक मान रहे हैं। ऊपर के प्रेक्षकों के नाभिक के मॉडल प्रस्तुत किया। इस मॉडल के अनुसार इन्होंने जो है सारी चीजें पढ़ी और उसके बाद मॉडल के अनुसार इन्होंने क्या दिया, कुछ बातें हमें बताई कि परमाणु का धनावेश तथा अधिकांश द्रव्यमान एक अति अल्प क्षेत्र में केंद्रित था। परमाणु के इस अति अल्प क्षेत्र को क्या कहते हैं, रदरफोर्ड ने क्या किसका नाम दिया, नाभिक का नाम दिया। तो वो कह रहा है कि धनावेश और अधिकांश द्रव्यमान जो है उसके बीच में था, जिसे वो क्या कह रहा है, नाभिक की संज्ञा दे रहा है, नाभिक बता रहा है। तो यहां तक हमारा कंप्लीट हो गया। आगे चलते हैं। नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार पथों, जिन्हें कक्षा ऑर्बिट कहा जाता है, में तेजी से घूमते हैं। अतः परमाणुओं का मॉडल सौर मंडल से मिलता जुलता है, जिसे सूर्य के नाभिक के समान यह गतिमान इलेक्ट्रॉनों के समान होते हैं। तो ये कह रहा है कि आपको जो नाभिक है उसके चारों तरफ एक कक्षाएं हैं, उन कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, जिन्हें वो इलेक्ट्रॉन की जो कक्षाएं उन्हें क्या कह रहे हैं, ऑर्बिट कह रहे हैं। और इसी में ही सारे के सारे इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, जिसे वो क्या कह रहे हैं कि सौर मंडल की तरह आपको वो दिखाई दे रहे हैं। इलेक्ट्रॉन और नाभिक के आपस में आकर्षण के स्थिर वैद्युत बलों के द्वारा बने रहते हैं। तो ये आपस में जो है टूटते इसलिए नहीं है क्योंकि ये आपस में स्थिर वैद्युत बलों के द्वारा बने रहते हैं। तो यहां तक ये सारा इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने ये जो क्लियर करा है आप इसे लिख सकते हैं। दोनों स्ट्रक्चर बनाने जरूरी है और इस तरीके से आपने रदरफोर्ड का अल्फा प्रकीर्णन सिद्धांत खत्म कर दिया। आगे चलते हैं। मैं थोड़ा सा बता देता हूँ परमाणु संख्या और द्रव्यमान संख्या। तो नाभिक का धनावेश, ये भी इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन छोटे मोटे आ जाते हैं। नाभिक का धनावेश उसके प्रोटॉनों के कारण जैसा पहले स्थापित हो चुका है, प्रोटॉन पर आवेश इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर होता है। तो प्रोटॉन पे आवेश किसके आवेश के, इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर होता है, लेकिन विपरीत चिन्ह का होता है। अगर प्रोटॉन पे पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रॉन पे कैसा होगा, नेगेटिव होगा। इसका अर्थ यह है कि नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या परमाणु संख्या Z के बराबर होती है, अर्थात प्रोटॉनों की संख्या हाइड्रोजन नाभिक में 1 और सोडियम में 11 होती है। तो ये चीज आपको पता लग गई। अगर आप परमाणु क्रमांक की जानते हैं तो परमाणु क्रमांक से आप ये बता सकते हैं कि इसमें कितने प्रोटॉन है और कितने इलेक्ट्रॉन है। अतः इनके परमाणु क्रमांक क्रमशः 1 तथा 11 होगा। परमाणु को उदासीन बनाने के लिए उनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होती है। तो उदासीन बनाने के लिए क्या करते हैं, जितने इलेक्ट्रॉन उतने ही क्या होंगे प्रोटॉन। अगर किसी की परमाणु संख्या 11 है सोडियम की, तो उसमें इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 11 होंगे, प्रोटॉन भी कितने होंगे, 11 होंगे। हाइड्रोजन तथा सोडियम परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्रमशः 1 तथा 11 होती है। ये चीज हमें पता लग गई। तो परमाणु संख्या, परमाणु में नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या बराबर उदासीन परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ये चीजें आपको यहाँ पे क्लियर हो जाती है कि किसमें कितने इलेक्ट्रॉन है और कितने प्रोटॉन है। आगे चलते हैं। नाभिक का धनावेश उसमें प्रोटॉनों के कारण होता है, परंतु नाभिक में द्रव्यमान प्रोटॉनों के कुछ उदासीन कणों के कारण होता है। तो यहाँ पे वो कह रहा है कि उसके साथ साथ कुछ उदासीन कण भी होते हैं, उनके बारे में बात करेगा। उस उदासीन कणों को न्यूट्रॉन कहते हैं। नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों को न्यूक्लियॉन्स कहते हैं। तो वे उदासीन कण कौन से हैं, हमारे न्यूट्रॉन है, और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को क्या कहते हैं, नाभिक में उपस्थित को न्यूक्लियॉन्स कहते हैं। न्यूक्लियॉन्स की संख्या परमाणु संख्या द्रव्यमान संख्या A कहते हैं। तो द्रव्यमान संख्या बराबर क्या हो जाएगी, हमारी प्रोटॉन की संख्या और साथ में न्यूट्रॉन की संख्या। इस तरीके से हमें किसी भी चीज का परमाणु द्रव्यमान भी पता लग सकता है अगर उसमें हमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में पता है। तो यहाँ पे मैं आज इसका एंड करता हूँ। आगे मैं संस्थानिक तथा संभारिक पढ़ाऊंगा, इससे आगे का टॉपिक। तो तब तक आप इसी चैप्टर को रिवीजन करते रहे, पुरानी वीडियो को देखते रहे। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। चैनल पे जाके उसे सब्सक्राइब जरूर करिए, जिससे कि हमें जो है और वीडियो भी हम बना सकें और आपको आसानी से उनके नोटिफिकेशन आ सके। तो थैंक यू स्टूडेंट, लिसन मी केयरफुली।